तेज रफ्तार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में महिला फोटो पत्रकार गैंगरेप मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने दूसरी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 की तलाश जारी है। मुंबई में महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस इनकी रिमांड की मांग करने वाली है, लेकिन 3 और आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके, ये पुलिस की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुंबई में फोटो पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप की वारदात पर दुख जताया है। उन्होंने इसे घिनौनी घटना बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं मुंबई के जसलोक अस्पताल में पीड़ित फोटो पत्रकार की हालत स्थिर बनी हुई है। शुक्रवार को पीड़ित पत्रकार का सफल ऑपरेशन हुआ। पत्रकार की हालत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी होने की संभावना है। गैंगरेप मामले पर मुंबई के महिला पत्रकारों का समूह राज्यपाल से राजभवन में मिलने वाला है। वहीं मुंबई में शुक्रवार को पत्रकारों ने हुतात्मा चौक पर प्रदर्शन भी किया। पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल से भी मुलाकात की। नागपुर में भी पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए पत्रकारों पर हो रहे हमले के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी मांग की। महिला पत्रकार से गैंगरेप के मामले में सरकार ने इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने ये जानकारी दी। आज पत्रकारों ने मांग की है कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। मुझे ये मांग मंजूर है। इसके साथ ही मुंबई के गृह मंत्री ने यह भी कहा कि महिला पत्रकारों को कहीं भी शूट या फोटोग्राफी के लिए जाना हो तो वो स्थानीय पुलिस स्टेशन को जानकारी दें। उन्हें उस वक्त पूरी सुरक्षा दी जाएगी। महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप मामले में केंद्र ने मुंबई पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने मुंबई पुलिस से नए कानून के तहत मामला चलाने को कहा है। मुंबई गैंगरेप घटना पर महानायक अमिताभ बच्चन ने दुख जाहिर किया। अमिताभ ने कहा, हम सभी घटना से हैरान हैं। अमिताभ ने सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मुंबई गैंगरेप के बाद एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राज ने मुंबई की महिलाओं से कहा है कि वो गृह मंत्री आर पाटिल के घर चूड़ियां भेजें ताकि उन्हें शर्म आए और वो महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। गैंगरेप पर शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर ऐसा होता रहा है तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा और लोग खुद कानून हाथ में ले लेंगे। जो आरोपी हैं उन्हें सजा देने से पहले सड़क पर घुमाना चाहिए। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने गैंगरेप की कड़े शब्दों में निंदा की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसे मामलों में समझौता किए बगैर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की महिला सांसद स्मृति ईरानी का भी मानना है कि कानून का खौफ न होने के चलते ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। कारण मुझे लगता है कानून का खौफ ना होना। हमने निर्भया के केस को जब फॉलो किया तब देखा कि देश को आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। आज 23 अगस्त है, आज तक इंसाफ नहीं मिला है, अभी भी केस चल रहा है। और वहीं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने रेप की कड़े शब्दों में निंदा की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद में एक बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पे लागू किया जाए। जोधपुर के आश्रम में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपों से घिरे आसाराम बापू ने दावा किया है कि वो निर्दोष है। साथ ही उन्होंने अपनी तुलना महात्मा बुद्ध से कर डाली। उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी हंसते हुए जेल जाने के लिए तैयार हैं। आसाराम ने यह भी कहा कि जेल उनके लिए बैकुंठ के समान है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाता है तो वो हंसते हुए जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं क्योंकि जेल मेरे लिए बैकुंठ है। आखिरकार आसाराम बापू ने ये मान लिया कि वो उस लड़की से मिले थे जिसने उन पर रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में फंसने के बाद पहली बार सामने आए बापू ने माना कि वो पीड़ित से मिले थे, जबकि पहले बापू ने बयान दिया था कि वो उस दिन जोधपुर आश्रम में नहीं थे। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की से मिलने की बात तो बापू ने मान ली। साथ ही ये चुनौती दी है कि अगर वो दोषी हैं तो कोई साबित करके दिखाए। मैं निर्दोष हूं ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, वे दोषी हैं वे अभी ऐसा भी नहीं बोलता हूं। मैं दोषी हूं तो साबित करके दिखाओ तो मैं तुमको गले लगाऊंगा।
और निर्दोषी हूं तो तुम गले लगा के ही बैठे हो। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी बताया कि आसाराम बापू ने पीड़ित लड़की से मुलाकात की थी। जांच में पता चला है कि लड़की और उसका परिवार 2-3 दिन तक आश्रम में रुका था। पुलिस जांच कर रही है कि क्या आश्रम में ही दुराचार हुआ था। इस बीच आसाराम बापू के मामले को लेकर सियासत भी जारी है। उमा भारती के बाद बीजेपी नेता प्रभात झा ने इस मामले को कांग्रेस की साजिश बताया है। यहाँ पर एक बच्ची नन्ही सी अगर कोई वो आरोप लगाती है तो वो सही हो गई, और वर्षों से जो जनता के बीच में लाखों लोगों को संबोधित करते हैं वे गलत हो गए। ये सोची समझी साजिश है, और संतों को बदनाम करने का कांग्रेस ने जो सिलसिला चलाया है। इस बीच आसाराम बापू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में बापू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रवार को यहां कनॉट प्लेस में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए, जिससे आसपास की सड़कें जाम हो गई। गुजरात के सूरत में भी लोगों में बापू के खिलाफ खासा गुस्सा देखने को मिला। शुक्रवार को यहां गुस्साए लोगों ने जगह जगह लगे बापू के बैनर पोस्टर फाड़कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। पंजाब के पटियाला में भी लोगों ने आसाराम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को इन लोगों ने पोस्टर को जलाकर अपने गुस्से को जाहिर किया है। लोगों ने आसाराम पर कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। वहीं रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू पर एक और संगीन आरोप लगा है। कुछ साल पहले उनके साथ काम करने वाले बड़ोदरा के एक वैद्य ने आसाराम से खुद की जान को खतरा बताया है। मुझे वो जान से मार डालना चाहता है ताकि सबूत ही मिट जाए। 6 बार मेरे पर जानलेवा हमले हो चुके हैं आसाराम जी के चमचों के द्वारा। आसाराम बापू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आसाराम के पूर्व सहयोगी राजू चांडक ने अपने ऊपर साल 2009 में हुए जानलेवा हमले के लिए आसाराम को जिम्मेदार बताया। मीडिया को लेकर दिए गए अपने बयान पर आसाराम ने सफाई दी है। आसाराम ने कहा कि उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको न्यूज चैनलों की पवित्रता पर पूरा भरोसा है। 84 कोसी यात्रा के लिए जा रहे साधु संतों को आगरा में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद नाराज साधुओं और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इस बस में 58 संत सवार थे। ये सभी साधु संत जयपुर से आ रहे थे। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार का रुख सख्त हो चला है। फैजाबाद जिला प्रशासन ने यात्रा रोकने के लिए बीएसपी के 70 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। नेताओं में अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और रामविलास वेदांती का नाम शामिल है। 84 कोसी यात्रा को लेकर अयोध्या में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर की सीमा सील कर दी गई है। इधर आने जाने वाली गाड़ियों की कड़ी तलाशी ली जा रही है और जो भी महंत अयोध्या की तरफ आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यूपी में 84 कोसी यात्रा को लेकर अलर्ट जारी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इतना ही नहीं, कई लोगों से पूछताछ भी की गई। यूपी सरकार पहले ही 84 कोस यात्रा पर रोक लगा चुकी है। बीएसपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में कहा कि यात्रा लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है। इस 84 कोसी यात्रा में 20 दिन की यात्रा है और हर दिन 200 संत आकर के चले जाएंगे। ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे हैं? इसको जिस प्रकार का टूल दिया गया है वैसी यात्रा। बीएसपी संरक्षक अशोक सिंघल ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में ये भी कहा कि 84 कोसी परिक्रमा यात्रा की तुलना 1990 से करना ठीक नहीं है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में बीएसपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने कहा कि आजम खान के विरोध के चलते यूपी सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। आजम खान ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि आपको संतों से नहीं मिलना चाहिए था, अशोक सिंघल से नहीं मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये बयान जैसे ही आया है हमारे मुलायम सिंह जी एकदम पलट गए और उन्होंने कहा कि अब ये यात्रा नहीं निकलेगी। 84 कोसी परिक्रमा पर लगे बैन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सफाई दी है। आजम ने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसीलिए यूपी सरकार ने यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया। यूपी सरकार की रोक के बावजूद विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर अड़ी हुई है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सचिव वेंकटेश अब्दियो ने कहा कि परिक्रमा हर हाल में होगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यूपी सरकार की रोक के बावजूद बीएसपी और संतों ने 84 कोसी परिक्रमा का पूरा खाका तैयार कर लिया है। यात्रा 5 जिलों से होकर गुजरेगी। 300 किलोमीटर की ये यात्रा 25 अगस्त को अयोध्या में सुबह 10 बजे सरयू पूजन के बाद बस्ती के लिए रवाना होगी।
बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूछा है कि यूपी सरकार 84 कोसी यात्रा से आखिर डरी हुई क्यों है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि 200 संतों के जाने से माहौल खराब हो जाएगा तो वो सुरक्षा बढ़ा सकती है। 84 कोसी यात्रा पर मचे विवाद के बीच शिवसेना ने कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यात्रा पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। वॉशिंगटन टोक्यो की तर्ज पर यह मीडिया सेंटर बनाया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के मंत्रिमंडल में आतंकी बैठे हुए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग इस देश को लूट रहे हैं ये अलग किस्म का आतंकवाद है। भ्रष्टाचारी बैठे हैं, क्रिमिनल्स बैठे हैं, उन सबकी सफाया करना है। जो इस देश को खोखला किए जा रहे हैं, मतलब केवल आतंकवादी बाहर से नहीं आते, ये आतंकवादी जो हमारे मंत्रिमंडल के अंदर बैठे हैं, जो इस देश को लूट रहे हैं, वो तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। आतंकवादी टुंडा की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी रिमांड को लेकर होने वाली सुनवाई एम्स में होगी। आज टुंडा की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसकी और रिमांड की मांग नहीं करेगी। कर्नाटक में लोकसभा की 2 सीटों के लिए बुधवार को हुए उपचुनाव के मतों की गिनती आज जारी है। जिन 2 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं वो हैं बेंगलुरु ग्रामीण और मांड्या। झारखंड में सोरेन सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम होगा, जिसमें कांग्रेस कोटे से 3 विधायक ददई दुबे, मन्नान मलिक और योगेंद्र साहब को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बिजली पर एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि पंखा और एसी चलाने से बिजली का बिल बढ़ता है। पंजाबी बाग में एक कार्यक्रम में पहुंची शीला दीक्षित ने कहा कि एसी चलाओगे तो बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा। सीपीएम लीडर वृंदा करात ने कहा है कि केंद्र सरकार पर राज्यों को विशेष दर्जा देकर आपस में लड़ाने का काम कर रही है। राज्य में उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव करने का भी आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस ने बादल परिवार पर शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन बादल ने इन आरोपों का खंडन किया है। अलग विधायक राज्य की मांग को लेकर आज नागपुर सेंट्रल जेल के कैदी भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल 1 दिन के लिए है और तकरीबन 400 कैदी इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे। 2G घोटाले में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी कोर्ट में बतौर सीबीआई गवाह कल पेश हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वो सोशल वर्कर हैं और घरेलू कामकाज देखती हैं। जेबीटी घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी की वजह से सीमा के आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए गोले उनके घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में सुबह एक बम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि एक बम पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर बरामद किया गया। बाद में बम डिफ्यूज कर दिया गया। लश्कर के आतंकी करीम टुंडा की निशानदेही पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले से मोहम्मद अलाउद्दीन नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के नरेला में 2 फैक्ट्रियों में भयंकर आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लपटों ने दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल सुबह सुबह जूता बनाने की एक 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया और दोनों ही इमारतों से आग की लपटें उठने लगी। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां भेजी गई, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रानहोला में 11 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव नाले के किनारे पड़ा हुआ था। बच्चे का शव देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में लापता 17 साल के लड़के की लाश मिली है। मृतक की पहचान रवि के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पत्थर मार मारकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में यह हत्या हुई है। अपने इलाके में जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान चलाना इटावा के पत्रकार राकेश शर्मा को महंगा पड़ गया। अपराधियों ने राकेश शर्मा की सरेआम हत्या कर दी। अपने साथी पत्रकार की हत्या से इलाके के पत्रकारों और आम लोगों में भारी नाराजगी है। यूपी के कानपुर में लुटेरों ने घर में लूट के बाद महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात गोविंद नगर इलाके में हुई। लुटेरे किराना व्यापारी देवेंद्र के घर से जेवर समेत लाखों की नकदी लूटकर आसानी से फरार हो गए थे।
गुड़गांव में एक निजी स्कूल की बस में लड़की की लाश मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की माने तो ये ऑनर किलिंग का मामला है। लड़की के पिता और फुफेरे भाई ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बाराबंकी में एक सड़क हादसे में एक नवजात बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हो गई। दिल दहला देने वाला यह हादसा लोनी कटरा इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार सरकारी एम्बुलेंस एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि एम्बुलेंस में आग लग गई। बाराबंकी में एक ट्रक के घाघरा नदी में गिरने से 25 लोगों की डूबने की आशंका है। पुल पर गड्ढे की वजह से ट्रक संतुलन खो बैठा और पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नदी में जा गिरा। गोताखोरों और पीएससी के जवानों की मदद से लोगों को ढूंढा जा रहा है। गुड़गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बहादुरपुर इलाके में एक महिला ने अपने ससुर पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने 52 साल के आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक साधु को मासूम बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 7 साल की पीड़ित बच्ची साधु के पास खेलने के लिए गई थी। गंभीर स्थिति में बच्ची को आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। बिहार के पूर्णिया में एक लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है। लड़की को इलाके के दबंग रेप की धमकी दे रहे थे। जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। लड़की ने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। कानपुर देहात में दबंगों की हरकत से एक परिवार दहशत में है। भोगनीपुर इलाके में लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में नाकाम रहने पर एक युवक ने लड़की की मां पर केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की। थाने में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। बिहार के समस्तीपुर में मिड डे मील के रसोइये की कारगुजारी के चलते 6 बच्चे अस्पताल पहुंच गए हैं। शेरपुर ढेपुरा के मिडिल स्कूल में बच्चे ज्यादा भोजन की मांग कर रहे थे, जिस पर रसोइये ने आपा खो दिया और बच्चों पर गर्म खाना फेंक दिया। इस घटना में 6 बच्चे जख्मी हो गए। सिटी थाने में एक बिजनेसमैन से 15 लाख की फिरौती मांगने के जुर्म में उसकी महिला रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस महिला के साथ उसके 4 दोस्तों को भी पकड़ा है। लोगों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 9 कारतूस, 5 मैगजीन और 2 चाकू बरामद किए हैं। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर अवैध शराब की 800 पेटियां बरामद की हैं। गोदाम में तैनात एक नौकर को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के टोंक में बम बनाने के दौरान एक छात्र जख्मी हो गया। 12वीं में पढ़ने वाला कुलदीप कुछ नया प्रयोग करने के चक्कर में था। उसने बम बनाकर तैयार किया, लेकिन जैसे ही विस्फोट करना चाहा खुद ही झुलस गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शामली में मोबाइल दुकान में हुई चोरी के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया चोर शामली के एक नामी कॉलेज में बीकॉम का छात्र है और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी करता था। जयपुर के नामी होटल रामबाग पैलेस को 100 करोड़ रुपए में बेचने का एक फर्जी विज्ञापन किसी ने इंटरनेट पर डाल दिया। होटल प्रबंधन को मामले का तब पता चला जब होटल में जानकारी के लिए फोन आने लगे। होटल की ओर से जयपुर के अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मौत का डर दिखाकर जबरन नसबंदी का मामला सामने आया है। मामला जिला अस्पताल का है। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने एक शख्स को ये कहकर डराया कि अगर उसने अपनी पत्नी की नसबंदी नहीं करवाई तो उसकी मौत हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। सागरेरी गेट महिला अस्पताल में आलम यह है कि एक बेड पर 3-3 महिलाओं को आवंटित करना पड़ा है। सरकार बदली तो अस्पताल का नाम भी बदल गया। पिछले 10 साल में नोएडा के सरकारी अस्पताल के साथ कुछ यही हो रहा है। मायावती सरकार में इस अस्पताल का नाम भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल था, लेकिन अखिलेश राज में नाम बदलकर राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय कर दिया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 19वां बुक फेयर शुरू हो गया है। बुक फेयर में देश विदेश के 250 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन मेला पुस्तक प्रेमियों की खासी तादाद देखने को मिली। एक बुक फेयर की थीम लाइब्रेरीज एंड रीडरशिप है। राजस्थान के हिंडौन सिटी में तंबू में चल रही पुलिस चौकी गिर गई। चौकियागा नहीं, दरअसल मंडी पुलिस चौकी एक तंबू से संचालित हो रही थी। बीती रात तेज बारिश के चलते तंबू गिर पड़ा। यहां तैनात पुलिसकर्मी लंबे अरसे से स्थायी बिल्डिंग की मांग कर रहे थे। 4 दिन से मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश के चलते जिले के आसपास के इलाकों से उसका संपर्क टूट गया है। बरबटपुर रेलवे स्टेशन के पास माचना नदी के ऊपर बना रेलवे ट्रैक हवा में लटक गया, जिससे बैतूल से इटारसी भोपाल जाने वाली सभी ट्रेनों पर असर पड़ा है। एमपी के होशंगाबाद में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 18 फीट ऊपर बह रही है। उफनाती नर्मदा का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बाढ़ से 125 गांव प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया है। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश के कहर से लोग परेशान हैं। अमरशूर शक्तिपीठ
छिन्न मस्तिका मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मंदिर परिसर के आसपास की दर्जनों दुकानें पानी की चपेट में हैं। कानपुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी में मच्छरों के इकट्ठा होने से डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। यहां डेंगू से एक डॉक्टर सहित 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक डेंगू के 15 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।